जय हिंद। प्रिय देशवासियों, आज सत्ता में बैठे निठल्लों, बेईमान, दादागिरी के माध्यम से शासन को चलाने वाले कुकृत्यधारियों, भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकांश देश को लूटने वाले सत्ताधारियों से पूछना पड़ेगा कि अरे ईमानदारी की बात करने वाले लोगों, झूठे फरेबी लोगों, रामायण की दो चौपाई सुनाकर पब्लिक को रिझाने वाले लोगों, एक आडंबर का लिबास पहनकर जनता को प्रभावित करने वाले लोगों, हद हो गई तुम्हारी ईमानदारी के लिए। जो दुनिया के देश के जितने बड़े बड़े करप्ट लोग हैं, जो बेईमानी के माध्यम से पैसा जमा करने वाले लोग हैं, उनको अपनी पार्टी में मिलाकर अपनी ईमानदारी का प्रदर्शन दिखा रहे हो। शर्म आती है तुम्हारी इस घिनौनी राजनीति पर। देखो हमारे पड़ोसी देश नेपाल से सीखो। वहाँ भी तो डीजल बिकता है, 65 रुपये का डीजल आप 90 रुपये में बेच रहे हो। एक गरीब आदमी बेच सकता है 65 रुपये में, आप 90 रुपये में क्यों बेच रहे हो? पूछना पड़ेगा देश की जनता को, आंखों में आंख डालकर पूछना पड़ेगा आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि इनकी नीतियां गंदी हैं, इनके कारनामे गंदे हैं। झूठ परोस कर बेईमानी करने वाले लोग हैं। जितने भी गंदे विचारधारा के लोग हैं, अधिकांश लोगों को आपने तो अपनी पार्टी में मिलाकर उनको अच्छा लिबास पहनाकर ईमानदार बना दिया है। इसलिए मैं कहता हूँ देशवासियों, इन झूठे निठल्लों लोगों से सतर्क रहो। ये सिर्फ जाति धर्म, अपना पराया को पेश करके ही आपको प्रभावित करते हैं, और आने वाले समय में इतनी गंभीर परिस्थितियां पेश कर देंगे कि आपको उभरना बड़ा कठिन ही नहीं, दुर्लभ हो जाएगा। इस संविदा के नाम से नौकरियां क्या है? खेला है देश के अंदर। ये अभी अपने आदमियों को, अपने लोगों को, अपनी जात के लोगों को, अपने लोगों को नौकरियों में संविदा के रूप में डाल रहे हैं। भविष्य में आने वालों में ही संविदा कर्मी अपनी मांगे करेंगे और यही लोग उनको परमानेंट कर देंगे। ये खेला चल रहा है। अब न्यायालय से नहीं, अन्य देश की बड़ी बड़ी IAS PCS पोस्ट में बैठे लोगों का खाका निकालिए, उनका पूरा डाटा आप निकालिए। देखोगे आज भी अधिकांश लोग यही घुसे हुए हैं, वही पढ़ा लिखा, वही धनाढ्य लोग। जैसे पहले था कि जो समाज के विकसित लोग रहते थे, वो अपने सत्ता शासन पर आधिपत्य जमाए थे, वही आज भी हो रहा है। इस खेला से उभरना पड़ेगा देशवासियों। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ, जागो देशवासी जागो। टेंडर में देकर नौकरियाँ ये सत्ता में पैसा जमा कर रहे हैं, पार्टी में पैसा जमा कर रहे हैं, और ठेकेदार मालो माल तो हो ही रहा है। पैसा कितना स्केल पर निकालते हैं कर्मचारियों का, कितना वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये बहुत बड़ा खेला है। चिकित्सा के नाम से जो आप तमाम सारे कार्ड बनाकर लोगों की चिकित्सा करते हो, कितने लोग चिकित्सा पा रहे हैं, कितने का इलाज करा रहे हैं, या कितना आप धन निकाल रहे हो, बहुत बड़ा जांच का विषय है। इसीलिए कहता हूँ, प्रकृति परिवर्तनशील है, देश परिवर्तनशील है, समाज परिवर्तनशील है। परिवर्तन होना चाहिए। और परिवर्तन की पराकाष्ठा को समक्ष रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, पहले के विद्वानों ने जो संविधान रखा तो वो 5 वर्ष रखा था,
कि 5 वर्ष में सत्ता परिवर्तन हो ही जाना चाहिए। यदि बहुत अच्छा कार्य करती है तो वो आगे बढ़ सकती है, लेकिन आप देख रहे हो कि देश को कहाँ पे ला रखा है। देश का सारा डाटा विदेशों के हाथ में है। सारी एजेंसियां की गोपनीय बातें विदेशों के हाथ में पहुंच रही हैं। कैसा तुम्हारा सिस्टम है, कैसे व्यवस्थाएं हैं, कैसा सुरक्षा विभाग है। तमाम सारी विकट गंभीर समस्याएं हैं, गंभीर बातें हैं। आप किसी विभाग को लेके चिंतन करके देखिए, उसमें कितनी हद से ज़्यादा लूट मची हो। चाहे परिवहन विभाग हो, चाहे वन विभाग हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे और कोई भी विभाग हो, उन क्षेत्र में हो क्या रहा है। जो लोग ठेकेदार और मंत्री और कार्यकर्ता हैं, घुमा फिरा के आपको लूट रहे हैं। कहीं फिटनेस के नाम से, कहीं गाड़ी रोड में चलाने के नाम से आपके अनर्थक पैसा लूटा जा रहा है। एक गरीब आदमी 4th हैंड की गाड़ी खरीदता है और किसी तरह उसको करते हैं तो उसको ज़बरदस्ती बीमा कराइए, फिटनेस कराइए, ये टैक्स करिए, वो प्रदूषण बढ़िए, तमाम सारी व्यवस्थाएं लागू करते हो। वो भी जो रियल है उसमें दो तो वो बड़ी सहजता से और ईमानदारी से बढ़ता है। गरीब आदमी हमेशा ईमानदारी से अपना टैक्स भी भरता है और ईमानदारी से जीवन जीता है। लेकिन लूटते कौन हैं? जो निडर हैं। और निडर कौन है? सरकार में बैठे ऑफिसर, नेता, कर्मचारी, दलाल, ठेकेदार। ये निडर हो के कानून को अपनी जेब में डाल के घूमते हैं। समस्या यहाँ पर है। सीखना चाहिए आपको नेपाल से। एक छोटा गरीब देश हमारा पड़ोसी किन आध्यात्मिक तत्वों को लेकर आगे बढ़ रहा है, किन श्रेष्ठ व्यवस्थापन को लेकर आगे बढ़ना चाह रहा है। दुनिया का कोई भी देश अगर बड़ा होगा तो ईमानदारी के बल पर बड़ा होगा। आज हमारे देश की जो व्यवस्थाएं और संवैधानिक संस्थाएं जर्जर कर दी गई हैं, इस सरकारों के माध्यम से हुई हैं। अब दायित्व है जनता का जागरूक होने का। इसीलिए 5 साल में चुनाव आते हैं। नहीं, हमारे विद्वानों ने 10 साल 20 साल कर दिया होता। ये कोई राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। आज भी बहुत बड़े बड़े घराने राजतंत्र का राजसी जीवन जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? सत्ता के बल पर। जो भी सरकार आ जाती है उस सरकार के अंदर घुसकर और सत्ता में बैठकर वो अपना वही राजसी ठाट बाट चलाते रहते हैं। तो बहुत गंभीर चुनौतियों से देश गुजर रहा है। एक छोटी पार्टी अगर आगे ईमानदारी से कुछ कार्य करना चाहती है तो उनके 50-50 विधायकों को आप जेल में डाल दे रहे हो। जनता द्वारा चुने विधायकों को आप जेल में डाल रहे हो। हश्र क्या होता है? वहाँ से वो लोग बिल्कुल निर्दोष निकल कर बाहर आ जाते हैं। कोई भी दोष नहीं लगता। उनके समय और उनके कर्म और एक जो उनका एक जीवन दर्द से भरा, इसकी भरपाई कौन करेगा? जो ज़बरदस्ती ईमानदार आदमी को जेलों में ठूंस रहा है, मेरा नहीं देशवासियों का भी कहना ही होगा कि ऐसे गलत लोगों को दुगना सज़ा देकर जेलों में ठूंसना चाहिए कि एक ईमानदार आदमी को आप ज़बरदस्ती जेलों में ठूंस रहे हो। स्विस बैंकों में इतना पैसा लाने की बात करती थी सत्ता, कई गुना वहाँ पे जमा हो रहा है। ला रहे हो कि बढ़ा रहे हो? 2 करोड़ नौकरियाँ देने की बात कर रहे हो कि 2 करोड़ नौकरियाँ छीनने की बात कर रहे हो? महिलाओं को आंसू पोंछने की बात कर रहे हो, सिलेंडर दे के कि उनको मरणासन अवस्था में भेज रहे हो। 350 का सिलेंडर 1000 के ऊपर कर दिया है। आज तो हालात ये हो गए कि 2000 में सिलेंडर ब्लैक से नहीं मिल रहा है। कहाँ देश को ले जाना चाहते हो? कौन सी परिस्थितियाँ हैं कि ट्रंप आपको ज़बरदस्ती आपके ऊपर 40% टैक्स थोपना चाहता है और आपसे कहता है कि आप 0% हम आपको टैक्स नहीं देंगे।
कौन सी दादागिरी है ट्रंप की? हैं? वो कौन होता है हमारा खुदा की उसके कहने पे हम रूस से तेल लेंगे कि नहीं लेंगे? हमेशा इतिहास गवाह है कि हमारा रूस हमेशा पड़ोसी रहा है, हमारा ईमानदार साथी रहा है, हमेशा सुख दुख में उसने सहायता की है और हम लोगों ने भी उसकी सहायता की है। और हम किस घिनौनी राजनीति में डूब चुके हैं कि हम बोल नहीं पाते। कहीं न कहीं मोदी जी की कुछ घिनौनी साजिशें फंसी हुई हैं, इसलिए बोल नहीं पाते। ये तो आने वाला समय बताएगा कि किस परिस्थिति में घुस चुके हैं। यही वही मोदी जी है ना जिनको हम भगवान के रूप में जानते थे, जिन्हें हम एक आध्यात्मिक पुरुष के नाम से जानते थे कि देश की सत्ता में एक कोई सात्विक आदमी बैठा है, एक ईमानदार और एक नशा विरोधी और एक पवित्र आदमी बैठा है, देश का जो कल्याण करने वाला है। और कई कई महीने तक देहरादून की उत्तराखंड की पहाड़ियों में जाके भगवान शिव की तपस्या करने वाला इंसान बैठा है। जनता जान चुकी है कैसे कैसे पाखंडी लोग देश के अंदर हैं, जो सत्ता में आकर देश की जो ताना बाना है और जो देश की संस्कृति सभ्यता है उसको कितना बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। और इसका सीधा जीता जागता है ये अपना सोशल मीडिया। सरकार तो आज बिल्कुल नशे के रूप में काम करा रही है देशवासियों से। इन सारे प्लेटफार्मों को इतनी आज़ादी मिली है कि ये लोगों को नशा जैसा पहना रहे हैं, तमाम सारा लाभ दिखाकर और इसके बाद आदी बना दिया है। अब कोई लड़का लड़की जवान पुरुष माता बहनें बिना मोबाइल के बिना डाटा के एक दिन जी नहीं पाती हैं। और डाटा में परोसा क्या जाता है? वही घिनौनी व्यवस्थाएं। क्यों नहीं रोक लगती इन पर? क्यों इनको इतनी आज़ादी है? इसको हैंडल करने का वाला कौन है? सारा डाटा तो विदेशों के हाथ में है। क्या इसके माध्यम से यहाँ की भारत की जो एक खुफिया जानकारी नहीं जा रही हैं? वहाँ की तो बातें हटाओ, जो भी आप समझौते विदेश के साथ कर रहे हैं, कितने साल के लिए कर रहे हैं, कितने साल के लिए ये मैं कहूँगा गिरवी रख रहे हैं, इस पर भी चिंतन करना पड़ेगा कि आप मजबूर होके कहीं ऐसी फाइलों में ना सिग्नेचर कर देना जिसमें 50 साल तक देश उनका भरपाई ही करता रहे। हद तो तब हो गई जब हर भारतीय वासी के ऊपर 3.5 लाख कर्ज लदा हुआ है, हर भारतीय के ऊपर। कौन सा विकास कर रहे हो? जब न्याय मांगता है इंसान तो न्याय नहीं मिलता है, चिकित्सा मांगता है तो चिकित्सा नहीं मिलता है, शिक्षा मांगता है तो वही कोचिंग सेंटर वाली शिक्षा मिलती है। बिना कोचिंग सेंटर के कोई बच्चा सर्विस नहीं पा सकता है। सर्विस से तो आप हटा ही दिए हो, सारा आप संविदा में भर रहे हो। क्या आशा रखता है एक आम जनमानस सरकार से? जब वो किसी तरह थोड़ा पैसा इकट्ठा करके कोई व्यवसाय करना चाहते हो तो आपके ऑफिसर उसको प्रताड़ित करते रहते हैं। तो ये यातना देने की सरकार है कि सुख शांति विकास और अमन चैन भाईचारा देने वाली सरकार है? समस्याएं बहुत विकट हैं। आम जनमानस को बड़ी गंभीरता से दिमाग में चिंतन करते हुए फैसला करना चाहिए आगे आने वाले चुनाव में। वो उसी परिस्थितियों में रहते हुए एक आम आदमी पार्टी भी तो है। दिल्ली के अंदर शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी निःशुल्क करते हुए जो बुनियादी चीज़ें हैं, नाली खरिंजे और साफ सफाई और जो तमाम सरकारी कामकाज होते हैं उनको सारों को करते हुए भी और बेहतरीन करते हुए जो भी पुल का निर्माण करवाया, एक विश्व स्तरीय पुल का निर्माण करवाया, महिलाओं को परिवहन में निःशुल्क सुविधाएं दी, बुजुर्गों को बेचारे जिनका बच्चे लोग नहीं कर पाते, सामाजिक जीवन जीने में उनको कठिनाइयाँ होती है तो नहीं देख पाते वृद्ध लोगों को, उनको सरकार तीर्थ यात्रा कराती है। अनेक ऐसी जो उनको वृद्धावस्था मिलना चाहिए
उनको ये देश की जो अन्य सारी पार्टियां उनसे ज़्यादा दुगना दुगना दे देकर फिर भी लाभ और प्रॉफिट और संपन्न राज्य चलाने का महारत हासिल हुआ उनको। 36,000 करोड़ का बजट को 72,000 के ऊपर करोड़ रुपए के ऊपर बजट को करके बढ़िया बेहतरीन शासन चला के दिखाया है। इसमें तो सभी पार्टियों को भी चिंतन करना चाहिए कि यार ये देश के अंदर बहुत बड़ी अच्छी पार्टी है, और देशवासियों को तो और ही सोचना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन का फैसला हो रहा है, आपके आने वाले नवनिहाल बच्चों के जीवन का फैसला हो रहा है कि हमारे बच्चों को कैसा माहौल दिया जा रहा है, कैसी सभ्यता, संस्कृत, ज्ञान और विज्ञान और उन्हें जीने का एक माहौल तैयार किया जा रहा है। इसलिए उनको और चिंतन करना चाहिए कि कैसी सरकारें हमको आगे लाना है। ये जो बड़ी ईमानदारी और बड़ी अच्छी बातें पेश करने वाले लोग हैं, ये दुनिया के जितने अन्य पार्टियों में एक भ्रष्ट थे, करप्ट थे, एक बेईमानी से पैसा जमा करने वाले, काला धन जमा करके बैठे थे और लुटेरे थे, उनको तो आप अपनी पार्टी में बैठाल के उनको गंगा मैया से नहलवा रहे और उनको पवित्र बना रहे और उन्हें निर्दोष साबित करने में लगे हुए। और जो ईमानदारी से देश को चलाना चाहता है, आम जनमानस के सुख दुख में साथ रहना चाहता है, जो मूल संवैधानिक सुविधाएं उनको उन तक पहुंचाना चाहता है, उनको आप जेल में डालना चाहते हो। कैसी विडंबना है कि देशवासी भी इस पर चिंतन नहीं कर रहे। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ, हर वीडियो में कहा करता हूँ, जागो प्रिय देशवासियों जागो, आपको जागने का समय है। 27 में नहीं जागे तो कब जागोगे? इसके बाद फिर 29 का आएगा, फिर और भी आएंगे। लेकिन मेरी आपसे चरण बंदन प्रणाम इबादत करते हुए आपसे विनती है कि आप ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी, एक गरीब इंसान को आगे बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि आपने अमीरों को देख लिया, जिसके पास पेट्रोल पंप थे, फैक्ट्रियाँ थी, बड़ा बड़ा मठाधीश था, बहुत रजवाड़े का राजा था, उनको बना के देख लिया। उसने क्या किया? आपका एक एक पैसा पसीना कमाया, वो लूटा ही। और आपको जो सरकार के द्वारा जो सुविधाएं और जो साधन मिले थे उनको भी लूट के अपने पास रखा। उसी पैसे से वो और मालो माल बन रहा है, करोड़पति से अरबपति बन बैठा है। फिर भी आप नहीं जाग रहे हो कि एक धनी आदमी को आगे बढ़ाया जा रहा हो, गरीब को बनाओ। बाई चांस आपके साथ कुछ नहीं किया तो कम से कम बेचारा वो गरीब आदमी एक आमी स्तर आवाज़ बुलंद करने लायक तो बन गया। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, गरीब इंसान को आप आगे बढ़ाओगे तो आपकी गरीबों की परिस्थितियाँ वो जानता है, झेला है और समझता है। और वो इंसान आध्यात्मिक भी है और वो जानता है कि मुझे गलत नहीं करना, और गलत करूँगा तो ईश्वर मुझे पाप का भागीदार बनाएगा और मैं पापी हूँगा और हमारे जीवन का जो पुरुषार्थ है वो गंदा हो जाएगा। तो इसलिए वो इंसान मानवता की एक जो व्यवस्था वो पेश करने की कोशिश करता है। इसलिए मेरा विनती है कि आप एक गरीब ईमानदार आदमी को बढ़ाइए, और किसी जाति धर्म का हो, कोई भी हो, अगर पार्टी अच्छी मिल गई तो वो और बेहतरीन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आपको चरण बंदन करते हुए विनती करूंगा कि आप आने वाले चुनाव में सोच समझ कर, चिंतन करते हुए, अपने बच्चों के स्वर्णिम भविष्य की कल्पना करते हुए आप वोट डालिए। जय हिंद, जय जय हिंदुस्तान।